अच्छा बेटा, सवाल कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। अब इस फिगर से अगर बच्चा कैलकुलेट करना चाहे तो नहीं नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज बेटा आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री की फिगर है, आपके पास परचेजेस नहीं है, आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है, परचेजेस नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल है। अब एक चीज में, एक इक्वेशन में चार चीजें आपके पास टोटल। टोटल में से आपके पास दो अननोन है तो आप निकाल ही नहीं सकते। चलो अगर एक अननोन है तो आप निकाल सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर हम परचेजेस इस अप्रोच से नहीं निकालेंगे। सर इसके अलावा और कौन सी अप्रोच है? आ जाए पहले सवाल के ऊपर जरा रीड कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी अप्रोच है। बेटा ये आपको बैंक अकाउंट की समरी दी हुई है। आप देखिए आपको इन्वेंट्री दी हुई है, रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं। बेटा ट्रेड पेबल्स ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं, और ऊपर लिखो पेमेंट टू ट्रेड रिसीवेबल्स भी दिया हुआ है। परचेज को निकालने का दूसरा तरीका है कि हमने बनाया था परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, पीएलसीए। तो हम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के थ्रू परचेजेस को फाइंड कर सकते हैं। सर कैसे फाइंड करेंगे, इन्फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे? जरा देखिएगा बेटा, आपको पता है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस बीडी जो है वो ओपनिंग बैलेंस जो यहाँ आता है क्रेडिट पे, बीडी इधर, सीडी इधर। चले अब सर ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस बीडी सीडी कौन सा होता है? आ जाए बेटा चेक करते हैं। क्या ये बैलेंस ट्रेड रिसीवेबल्स का होगा या ट्रेड पेबल्स का होगा? बेटा आप माल खरीद रहे हो उधार पे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लायबिलिटी आपको पे करना पड़ेगा, तो आपके रिसीवेबल्स तो नहीं है ना ये आपके पेएबल्स होंगे। आपके पास पेएबल्स साल के शुरू में पड़े हुए 32,600, एंड में पड़े हुए 29,600। तो ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 32,600, 29,600। ये देख लें बेटा कैसे ओपनिंग क्लोजिंग का पता चला मुझे। देखिए 2020 की है और ये 2021 है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, डेट से पता चल रहा है। और पहले हमेशा ओपनिंग लिखी होती है ऐसे समारोह में। ठीक है, अब देखिए बेटा पेमेंट में तो दी हुई ट्रेड पेबल्स को, बाकी इसके अलावा ट्रेड पेबल्स की कई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये एक ट्रेड पेबल्स की ये थी, और एक ये पेमेंट टू ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स सॉरी, ट्रेड पेबल्स 257,700 के पड़े हुए। इसका मतलब मैंने पेमेंट की है अपने सप्लायर्स को। जब मैं पेमेंट करता हूँ तो बेटा एंट्री क्या बनाता हूँ? एक और चीज याद रखिए बेटा, ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है वो टोटल अकाउंट होता है, यानी कि इसमें सब की जितनी मैंने माल खरीदा है ना, जितना भी उधार में माल खरीदा है उसमें टोटल बनता है, यानी कि इसमें बेसिकली कलेक्टिवली आता है। अब जैसे मेरे 5 सप्लायर्स है तो पांचों सप्लायर्स का अलग अकाउंट तो मेंटेन हो रहा होगा, मगर इन पांचों की कलेक्टिव बातें यहाँ कर रहा हूँ। तो आप मुझे एक बात बताएं कि भाई अगर मैं अपने सप्लायर्स को पेमेंट करता हूँ कैश या बैंक के थ्रू, तो ऑब्वियस सी बात है मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? कैश या बैंक क्रेडिट, क्योंकि मेरे अकाउंट से पैसा जा रहा है। और ट्रेड टेबल्स डेबिट। ट्रेड पेबल्स डेबिट क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हो, लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हो तो लायबिलिटी हो रही है माइनस। जब लायबिलिटी कम होगी, माइनस होगी, तो लायबिलिटी होती है डेबिट। और ये वाला जो अकाउंट है वो ट्रेड पेबल्स का अकाउंट है। तो ट्रेड पेबल्स यहाँ डेबिट हो रहा है अपनी एंट्री में, तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली बात है डेबिट डेबिट होगा। किसके नाम से? पेमेंट्स के नाम से। तो ये डबल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पक्का होना चाहिए। पेमेंट कितनी की? 257,700 की हमने पेमेंट की, 257,700। इसके अलावा पूरे सवाल में इसके अलावा कहीं पेबल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी। आप चाहे तो एक बार सवाल को रिव्यू कर लें बेटा, कहीं पेबल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी। अब मैं निकालूंगा डिफरेंस। अब देखिए बेटा डिफरेंस कैसे निकलेगा, दिस प्लस दिस, इन दोनों को प्लस करूंगा और इससे माइनस करूंगा 32,600 से। जो जो अमाउंट आएगी वो आएगी परचेजेस की। कहाँ आएगी? ऑब्वियसली यहाँ आएगी, क्योंकि छोटी साइड ये भी है। परचेजेस की अमाउंट यहाँ आ जाएगी, और इस तरीके से मेरी परचेजेस मुझे फाइंड आउट हो जाएगी। आ जाए चेक कर लेते हैं बेटा एक बार। हम 257,700 को प्लस करते हैं 29,600 माइनस 32,600 विच इज 254,700। 254,700 ये आपकी आ गई परचेजेस की फिगर। और आपका जो टोटल आया था वो टोटल एक बार टोटल कर लें, 257,700 प्लस 29,600, 287300, 287300। चले ये सवाल की यहाँ पर ऐसे बैलेंसिंग ना करें तो मसला नहीं है। सवाल ने परचेज बोला था, परचेज हमने फाइंड कर लिया। अप्रोचेस याद रखिएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल वाली अप्रोच से हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब बोल रहे हैं आगे सवाल बोल रहे हैं इनकम स्टेटमेंट बनाओ। तो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू पहले मैं चेक कर लूँ कि मेरे पास क्या क्या एडजस्टमेंट्स है। यहाँ 3 मार्क्स मुझे मिल चुके हैं। अब चेक करिएगा बेटा, अब आपके दिमाग में सर आ रहा है कि यार ये क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तो नहीं है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तो फाइंड करनी होगी। तो बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकल जाएगी? अब आप देखिए ये वाली इक्वेशन में आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ गई, आपके पास परचेजेस भी आ गया, आपके पास सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। तो अब 4 चीजों में से 3 गिवन है, एक अननोन है, ये तो निकल जाएगा, उसमें कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो यानी कि ये कॉस्ट ऑफ सेल से निकल जाएगा। सर कॉस्ट ऑफ सेल हमने ये निकाली भी 256,000 की। आ जाए चेक करते बेटा, इनकम स्टेटमेंट बनानी, तो इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें जरूरत जो मैंने काम की है वो मैं देखता हूँ। आ जाए बेटा, सबसे पहली चीज आप याद रखिए, आपको टोटल रेवेन्यूज दिए मैं 3,20,000 रुपए के, आपने रेवेन्यूज लिख दिया 3,20,000 रुपए के, इसका कोई मसला नहीं है।
इसके बाद आप देखें बेटा इन्वेंट्री आपको दी हुई है ओपनिंग क्लोजिंग, ये भी आपका इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है ही नहीं, ये तो एसएफपी का पार्ट है, ठीक है। और याद रखिएगा ट्रेड रिसीवेबल आपका एसेट है। एक्सपेंसेस ओइंग, ओइंग का मतलब बेटा आपको समझाया था मैंने, ओइंग का मतलब होता है अक्रूड। एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, एक्सपेंसेस हायर है, एक्सपेंसेस तो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है और एक्सपेंसेस ओइंग है, इसका मतलब कोई ना कोई एडजस्टमेंट भी होगी। कैसे? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी एक्सपेंस आपने पे किया है, आएंगे इस पे। ट्रेड पेबल्स ऑब्वियस बात है एसओएफपी। इक्विपमेंट एट नेट बुक वैल्यू, ये भी आपको पता है आपका एसओएफपी में जाएगा, एक्सेप्ट इसकी सिर्फ डेप्रीसिएशन जो है ना, डेप्रीसिएशन वो यहाँ पर आएंगे। अब डेप्रीसिएशन भी कैलकुलेट करनी है मुझे, मुझे डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करनी है कि यार इक्विपमेंट की और प्रेमिसेस की क्या डेप्रिसिएशन होती है या क्या मामला है उसके, मुझे इसके मामला करना है, मुझे एक्सपेंसेस की वर्किंग करनी है। और अब देखिए आ जाए, आप देख रहे हैं शिव हैड विड्रॉन 900 फॉर अ फैमिली हॉलीडे ड्यूरिंग द ईयर। शिव ने भाई विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए किया है, तो यानी कि ड्राइंग्स की है 900 रुपए की, राइट। 900 रुपए की ड्राइंग्स की है, इसने क्या कर दी करती, ही हैड इंक्लूडेड दिस इन द एक्सपेंसेस, यानी कि ये 900 रुपए इसने एक्सपेंसेस में डाल दिए हैं। और भाई एक्सपेंसेस की तो अमाउंट है ही नहीं, तो एक्सपेंसेस से 900 रुपए मैं निकाल दूंगा, यानी कि एक्सपेंसेस से मैं 900 रुपए कर दूंगा माइनस। और कहाँ डाल दूंगा बेटा, किसके अकाउंट में डालूंगा, ड्राइंग्स के अकाउंट में 900 रुपए डाल दूंगा, क्योंकि मैंने ये ड्राइंग्स की है तो ड्राइंग्स के अकाउंट में जाएगा बनिस्बत एक्सपेंसेस के। तो ये मैंने ये भी हरकत कर दी, इसकी भी एडजस्टमेंट कर दी, सही है। अब आते हैं ऑन 31st August 2021 शिव डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर 3% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ये पीएफडीडी भी मेंटेन कर रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी मेंटेन कर रहा है 3% का अपने रिसीवेबल्स पे, ठीक है। अब आ जाए जरा देखते हैं आराम आराम से एक एक चीज को हल करेंगे। अब मेरे पास पूरी केस स्टडी तैयार है कि मुझे ये चीजें कैलकुलेट करनी है। अब आ जाए इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहली चीज आएगी रेवेन्यू। रेवेन्यू आपके पास कितने बेटा 253,20,000 के, 3,20,000 रुपए के रेवेन्यू है। हेडिंग डाली बेटा लेस कॉस्ट ऑफ सेल, देखते रहिएगा लेस कॉस्ट ऑफ सेल, 11 मार्क्स की चीज है ये। लेस कॉस्ट ऑफ सेल, लेस कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आएगा बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, एड परचेजेस, कोई परचेज रिटर्न नहीं है, कोई चीज नहीं है और कुछ नहीं है, देख ले कैरेज वैरेज कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर और कुछ भी होता ना तो वो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में ऑब्वियसली आ रहा होता, कोई परचेज रिटर्न होती, कोई डिस्काउंट रिसीव होता, तो वो पीएलसीए का पार्ट था, मगर कुछ था ही नहीं, ठीक है। एड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, चले क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ फाइंड होगी, जरा गौर से देखिएगा बेटा। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास गिवन है, ये देखें इन्वेंट्री गिवन है ओपनिंग 23,500 रुपए की, 23,500 रुपए की आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 23500, और आपने परचेज सभी कैलकुलेट किए बेटा, देखें 254,700, 254,700। सर आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री तो है ही नहीं, तो इसको डैश मार दो। आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल की टोटल फिगर है आपके पास 256,000 की, देखिए ये लिखी हुई 256,000 की आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर है। आजा चेक कर लेते हैं बेटा, 256,000 की आपके पास है कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर, ये ले, यानी कि आपके पास ये फिगर गिवन है, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, अब बेटा एक काम करें कि आपको ये देखें, अगर आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है तो आपके पास एक अमाउंट है 23,500 की, 23500 प्लस 254,700 माइनस एक्स, इसको एक्स ले लेते हैं, यानी कि ये पूरी इक्वेशन मैं यहाँ फॉर्म कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 256,000, ठीक है बेटा। अब ये आपको क्या करना है, आपको निकालनी है एक्स की अमाउंट, ठीक है। ये माइनस एक्स है, इसको वहां भेज दो बेटा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एक्स को प्लस में डाल दो, और बाकी ये जो है ना ये, इसको यहाँ भेज दो इन सब लोगों के साथ, इनकी फैमिली के साथ भेज दो। तो इसका क्या हो जाएगा 23,500 प्लस 254,700, ये 256,000 यहाँ प्लस है, वहां जाके हो जाएगा माइनस। तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वो देखते हैं 23,500 54,700, मेरे पास अमाउंट आ गई है x इक्वल्स टू 22,200 रुपए। तो ये अमाउंट मेरी आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट 22,200 रुपए। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये इसको लिखते हैं अलग कलर से खूबसूरत तरीके से, आ जाए चले। अब क्या करूंगा बेटा, ऑब्वियस बात है 320 में से 256 माइनस करूंगा तो मेरे पास अमाउंट आएगा 64,000, 64,000 का मेरे पास आ गया जीपी। जीपी मींस ग्रॉस प्रॉफिट, सही है सर, ग्रॉस प्रॉफिट समझ आ गया, बिल्कुल इजी सीन है। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसेस आ जाएंगे बेटा, एक्सपेंसेस पहले वो लिखना जिनकी एडजस्टमेंट है, सही है। एक्सपेंसेस लिखते हैं सबसे पहले, आ जाए एक्सपेंसेस में सबसे पहली चीज आ जाए बेटा, आपको याद होगा एक्सपेंसेस में एक वर्किंग है एक्सपेंस ओइंग की, तो पहले एक्सपेंस ओइंग की वर्किंग कर लेते हैं बेटा। अब ये देखें कि एक्सपेंस ओइंग है, ओइंग में आपके पास ओपनिंग में कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग में आपके पास 400 रुपए,
तो याद रखिएगा एक्सपेंस की जब भी एक्सपेंस का हमेशा जब भी कोई वर्किंग दी होती है तो एक्सपेंस का एक अकाउंट बनता है। एक्सपेंस का जो अकाउंट होता है वो होता है पाप का अकाउंट, और रेवेन्यू का अकाउंट जो होता है वो पप्पा का अकाउंट होता है। मैंने पहले भी समझाया आप लोगों को। तो एक्सपेंसेस जो है वो पाप का अकाउंट है, यानी कि यहाँ पर एग्जामिनर हमें बोल रहा है कि पाप का अकाउंट बनाओ। आ जाए बेटा पाप का अकाउंट बनाते, बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कोई इतना खास मसला नहीं है। आ जाए, ये छोटा सा यहाँ पर बनाया तो हमें एक्सपेंस, ठीक है बेटा, पी ए ए पी। अब मैं चेक करता हूँ मेरे पास पाप अब में यानी है कि इस चारों एलिमेंट्स में मेरे पास क्या क्या गिवन है बेटा। अक्रूड है ये, तो पी तो आपके पास है नहीं, प्रीपेड तो है नहीं, प्रीपेड ओपनिंग भी जीरो है और क्लोजिंग भी जीरो है। अक्रूड, अक्रूड देखे बेटा, अक्रूड यानी कि ओपनिंग भी जीरो है तो ओपनिंग भी डैश मार दिया, और क्लोजिंग है आपके पास 400 रुपए का, सर कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर आपने एक्सपेंस पे भी तो किए हैं बेटा, एक्सपेंस आपने कितने पे किए हैं, 34,000 रुपए, मगर 900 रुपए आपको उससे माइनस भी करने हैं। तो आप क्या कर दोगे बेटा, 34,000 में से 900 माइनस कर दोगे तो आपके पास एक अमाउंट आएगी, वो आएगी 33,100 रुपए की। तो 33,100 रुपए की आपके पास अमाउंट आ गई, ये आपने पेमेंट की है। जब पेमेंट करोगे तो बेटा एक्सपेंस बढ़ेगा बैंक या कैश के नाम से, कितना आएगा 33,100। तो इसका मतलब आप एक्सपेंस की अमाउंट कैसे निकलेगी, दिस प्लस दिस, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ चले जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। तो 33,100 प्लस 400 विच इज 33,500, राइट। तो आपकी जो इनकम स्टेटमेंट की फिगर आ गई वो आ गई 33,500 की। सर ये वर्किंग हो गई है 33,500 की, तो मैं एक्सपेंसेस में लिखता हूँ 33,500 विच इज एक्सपेंसेस, ठीक है। आ जाए जनरल एक्सपेंसेस बेसिकली। अब आ जाए बेटा और क्या क्या मैंने, अब आप देखें बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स ने बोला है भाई ट्रेड रिसीवेबल्स पे प्रोविजन भी लगाओ 3% का, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल आपके पास ओपनिंग है 22,000 रुपए के, क्लोजिंग है 25,900 रुपए के। अब आप देखिए सवाल में ऊपर से यार कोई बेटेड हेडेड तो नहीं हुआ, नहीं हुआ बेटेड सर, पूरे सवाल में मुझे कहीं बेटेड नजर नहीं आ रहा। तो मैं अपनी जो प्रोविजन की फिगर है वो ओपनिंग पे लगाऊंगा क्लोजिंग पे लगाऊंगा। ऑब्वियसली बेटा 31 अगस्त 2021 की बात कर रहा है ये, देखो ना डेट देखो। तो इसका मतलब ये वाली इन्फॉर्मेशन या ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन क्लोजिंग वाली। तो इसका मतलब अब 25,900 पे मैं 3% का प्रोविजन लगाऊंगा। और से देखिएगा बेटा 25,900 पे मैं 3% का प्रोविजन लगाऊंगा तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी 25900 विच इज मल्टीप्लाई बाय 3%, 777। अच्छा अब सर 77 तो आ गई क्लोजिंग की, ओपनिंग की तो गिवन नहीं थी सर। ओपनिंग की जब कुछ भी नहीं है तो जीरो है, सही है बेटा, ओपनिंग की नहीं थी ना, सवाल ने बोला भी नहीं ओपनिंग की निकालो, सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई ओपनिंग प्रोविजन इतना दिया हुआ है। अब ओपनिंग कुछ भी नहीं तो जीरो है और क्लोजिंग है 777, तो इसका मतलब बेटा ये कितना हो गया, ये इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन प्रोविजन बेटा आपका एक्सपेंस है तो कितने से इंक्रीज हुआ सर 777 से, तो आप यहाँ लिखोगे 777 इंक्रीज इन प्रोविजन या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पूरा लिखेंगे, मैं पीएपीडी लिख रहा हूँ, ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब और कुछ तो हरकत नहीं करनी बाकी बेटा, चेक कर ले एक बार, हमने एक्सपेंसेस की भी वर्किंग कर ली, ट्रेड पेबल का मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, हो चुका है, ये भी हो गया है। अब बेटा ये दो डेप्रिसिएशन भी तो देखनी है ना, डेप्रिसिएशन है नहीं है, एक एक एलिमेंट को गौर से देखना है, आगे जंपे नहीं मारनी है, आराम आराम से तसल्ली से देखना है। एक एलिमेंट हो जाए फिर वापसी आना सवाल पे यार और कुछ रह तो नहीं गया है, तो इस तरह सवाल को चेक करते रहिएगा तो मसला नहीं होगा, या फिर आप पहले अपने दिमाग में एक केस स्टडी बना लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। आ जाए बेटा इक्विपमेंट देखिए, साल के शुरू में आपके पास जीरो है, साल के एंड में आपके पास 12,800 रुपए के। आप देखिए एक और, आपने यहाँ पर इक्विपमेंट भी लिखा हुआ है, यानी कि इक्विपमेंट की पेमेंट की है, इसका मतलब इक्विपमेंट मजीद खरीदे भी तो होंगे। तो आपके पास साल के शुरू में जीरो थे, फिर आपने खरीदे 16,000 रुपए के। सर मुझे कैसे पता चला खरीदे, बेटा जब पेमेंट करोगे तो इसका मतलब आपके पास पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो इसका मतलब आपने खरीदा होगा ना बेटा, पेमेंट की होगी। तो आपके पास ओपनिंग जीरो है और आपने खरीदा है 16,000 रुपए का, क्लोजिंग आपके पास 12,800। ये क्या सीन है, समझ नहीं आ रहा है। यानी कि मैंने साल के शुरू में बस जीरो पड़े हुए थे, मैंने साल के दौरान 16,000 रुपए का खरीदे, साल के एंड में आता तो वो एसेट जो 16,000 का खरीदा था वो 12,800 का पड़ा हुआ है, ये क्या खुद ब खुद गिर गया। तो ये गिरा खुद नहीं बेटा, इस पे लगी पीछे इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो कौन प्ले कर रहा है, वो प्ले कर रहा है डेप्रीसिएशन का। तो डेप्रीसिएशन का यहाँ पर तो तरीकेकार होगा, वो होता है रीवैल्यूएशन मेथड। कौन सा मेथड होता है बेटा, रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन क्या बोलता है, ओपनिंग एट परचेज लेस सेल लेस क्लोजिंग। कॉन्सेप्ट सीखिए क्या, ओपनिंग की वैल्यू जीरो थी, परचेज किया था 16,000 रुपए का, सेल भी कुछ नहीं किया था तो जीरो है, और क्लोजिंग वैल्यू आपके पास है 12,800 रुपए की। तो इसका मतलब जो डिफरेंस हुआ ना बेटा, वो डिफरेंस हो गया डेप्रीसिएशन का, और डिफरेंस आएगा 16,000 में से अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3,200। अब आपको कैसे पता चला सर, बेटा आप खुद देखो, साल के शुरू में यार मैंने एक भी, मेरे पास एक भी एसेट नहीं है, साल के बीच में मैं 16,000 रुपए का खरीद रहा हूँ, तो साल के एंड में उसकी औकात 16,000 रुपए होनी चाहिए, मगर साल के एंड में उसकी वैल्यू नेटबुक वैल्यू है 12,800, पड़े पड़े वो गिर गया। कैसे गिरा बेटा, ऑब्वियस बात है यूज किया,
तो मैंने आपको क्या बताया था, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या होती है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो ये इसकी डेप्रिसिएशन है 3200 रुपए की। ठीक है सर, ये तो निकाल लिया। अब आते बेटा आगे, इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन निकाल ली। अब आ जाए प्रेमिसेस पे। प्रेमिसेस साल के शुरू में 90 के थे, साल के एंड में भी 90 के थे, तो बेटा क्या इस पे डेप्रिसिएशन होगी, साल के एंड में भी और साल के शुरू में भी सेम अमाउंट है, यानी कि 1 रुपये का फर्क नहीं है। तो उसका मतलब यहाँ कोई मेरा एसेट में डिक्लाइन हुआ ही नहीं है, तो उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी ही नहीं है। कैसे पता चला बेटा, अमाउंट से पता चला, ये देख ले। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखूंगा 3200 रुपए। 3200 रुपए का लिखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो कि मैंने की है फिक्सचर्स की है, इक्विपमेंट की है, इक्विपमेंट की है। ठीक है, इक्विपमेंट चले। और कोई एसेट नहीं है बेटा, और कोई एक्सपेंस नहीं है। आप चेक कर लें आराम से, तसल्ली से चेक कर लें, कोई एक्सपेंस नहीं है। हमने यहाँ पर सब तक सब वर्किंग कर ली है। अब आते बेटा आगे, अब यानी कि हम एक्सपेंसेस के अमाउंट को टोटल करेंगे, और एक्सपेंसेस के अमाउंट का जो टोटल है वो आ रहा है 37477। ठीक है बेटा, अब इसको माइनस करेंगे जीपी से, तो जो अमाउंट आएगी हमारे पास वो होगी नेट प्रॉफिट की अमाउंट, विच इज द प्रॉफिट ऑफ द ईयर। और जो इसको माइनस करके जो अमाउंट आ रही है 64,000 आ रही है 2523, which is the net profit figure, इसको बोलते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, अच्छा मॉडर्न नाम आजकल एग्जामिनर ये इस्तेमाल कर रहा है। तो ये है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2653 का। तो यहाँ तक हमारी पिक्चर प्रॉपर क्लियर होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तक सवाल नहीं आए ये चीज के 11 मार्क्स जीते बेटा, 11 मार्क्स। याद रखिएगा, अगर ये बच्चा सोचता है ना अरे सही नहीं आया, मार्क्स नहीं मिलेंगे, जीरो मिलेंगे, नहीं बेटा। याद रखना, आप करोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आप छोड़ दोगे ना मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो जो वर्किंग आ रही हो, समझ आ रही हो, वर्किंग करना, मार्क्स मिल जाएंगे। ये नहीं कि जरूर आंसर फिगर जरूरी आएगी तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं। पैटर्न के मार्क्स होते हैं, जैसे मैंने पहले क्लास में ही बताया। 11 मार्क्स ये हो गया बेटा, 3 मार्क्स ये हो गए, 14 मार्क्स का मैंने मामला अभी तक सवाल वीआईपी कर लिया है। आते बेटा, नेम द अकाउंटिंग प्रिंसिपल शिफ्ट शुड अप्लाई। एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताओ जो शिव अप्लाई करेगा व्हेन रिकॉर्डिंग द 900। गौर से सुनिएगा, व्हेन रिकॉर्डिंग द 900 ही हैड यूज्ड फॉर फैमिली हॉलिडे। यानी कि आपको याद है कि 900 रुपए की ड्राइंग थी, वो इसने रिकॉर्ड किया था। भाई अपना बिजनेस है, क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं तो अपना बिजनेस चला रहा हूँ ना भाई, मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भाई मेरा बिजनेस है, मैं अपनी मर्जी से जब भी निकालूं, ये मेरी मर्जी है। ये मैं क्यों बिजनेस को बता रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ अकाउंटेंट को कि भाई मैंने 900 रुपए की ड्राइंग्स की, जरा माइनस कर दे। तो या अपने बिजनेस मेरे बैंक अकाउंट में या मेरे जो है बिजनेस के खातों में, मेरे सारी अकाउंटिंग में लिख दो ड्राइंग्स 900 रुपए की। आपके दिमाग में आ रहा है यार ये ड्राइंग्स मैं अपने अकाउंट से कर रहा हूँ, 900 रुपए मैं अपने अकाउंट अपने बैंक अपने बिजनेस से निकाल रहा हूँ, तो मैं अपने बिजनेस को क्यों भाई जवाब दूं, मैं इसको जवाब दे थोड़ी हूँ। तो यहाँ पर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल आता है, वो होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बोलता है भाई कि वो बोलता है बिजनेस और ओनर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों के दरमियान जंग है। बोला बेटा बिजनेस होगा तेरा अपना घर पे, यहाँ पर तू अगर कुछ भी कर रहा है तो यहाँ पर तू रिकॉर्ड करेगा, यहाँ पर आपकी अपनी भी अकाउंटिंग होगी, यानी कि आप ओनर तो हो, बोले आप सेठ तो हो, मगर आपकी अपनी भी अकाउंटिंग होगी। यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। 14 मार्क्स का हमारा हो गया सवाल। अब आते बेटा क्या कह रहा है सी, 15 मार्क्स का हो गया ना बेटा, 11 थी हो गई। चला है, शिव हैज आल्सो वैल्यूड हिज इन्वेंटरी। अब जरा गौर से देखिएगा बेटा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का थोड़ा बहुत आपको यहाँ टच दिया है। शिव हैज ऑलवेज वैल्यूड हिज इन्वेंटरी एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू इन्वेंटरी करता था। ही इज कंसीडरिंग वैल्यूइंग द इन्वेंटरी ऑन 31 अगस्त 2021 एट सेलिंग प्राइस। अब बोल रहे हैं यार पहले कॉस्ट प्राइस पे करता था, अब सेलिंग प्राइस पे कर रहा है। इससे क्या होगा, एज ही बिलीव्स इट वुड रिजल्ट इन अ हायर प्रॉफिट। ठीक है भाई, ये बोल रहा है मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर दूं, माशाल्लाह से मैं प्रॉफिट बढ़ा दूंगा। चले आए, अब आते हैं बेटा, ऐसे थोड़ी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं ना बेटा, हर चीज के कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था, ये बोल रहा है डिस्कस, एडवाइस नहीं बोला है, डिस्कस बोल रहा है। यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन नहीं दी है, बस आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ शिफ्ट, कि ये जो अप्लाई करेगा शिफ्ट वैल्यूइंग द इन्वेंटरी एट सेलिंग प्राइस। ये बोल रहा है क्या क्या इससे मामलात हो सकते हैं अगर ये इस अप्रोच पे जाता है, तो इससे क्या क्या पीछे की पूरी चेन किस तरह इफेक्ट कर सकती है। आ जाए बेटा, पहला पॉइंट देखें, याद रखिएगा बेटा, याद रखे सबसे पहली चीज मैंने आपको इन्वेंटरी वैल्यूएशन बताया था कि बेटा एक होता है IS2। IS मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2, जो इंटरनेशनली फॉलो होता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ तो आप अपनी इन्वेंट्री इसी तरीके से वैल्यू आप देखोगे। तो IS2 ये बोलता है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसके बारे में मैंने बहुत तफसील से मैंने शायद वीडियो बनाई हुई है, तो आप चेक कर लेंगे, समझ आ जाएगा। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और मैंने ये चीज क्लास में भी समझाई थी कि भाई इन्वेंट्री जो होगी वो कॉस्ट पे या एनआरवी, एनआरवी किस तरह कैलकुलेट होती है, उस पर बहस की हुई है। इन दोनों में से जो भी छोटी अमाउंट होगी ना उस पर वैल्यू हो जाएगी इन्वेंट्री। क्यों, क्योंकि IS2 मुझे ये बोलता है, IS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मुझे ये बताता है। अच्छा, ये तो मुझे ये बताता है अगर ये इस तरीके से नहीं करा तो इसका मतलब IS2 का के खिलाफ जा रहा है। सही है भाई, ये शिफ्ट। अब आ जाए, इफ शिफ्ट वैल्यूज इज इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस पे वो इन्वेंट्री वैल्यू करता है, इसका मतलब इसने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल को क्या कर दिया है, कम कर दिया ना भाई। कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर दिया है, इन्वेंट्री की वैल्यू बहुत कम शो कर दी है, सेल्स को बढ़ा दिया है।
जब सेल्स को बढ़ा दिया तो कॉस्ट हो गई कम। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो इफ शिप वैल्यूज इज इन्वेंटरी एट सेलिंग प्राइस द कॉस्ट ऑफ सेल्स वुड बी अंडरस्टेटेड। अगर कॉस्ट अंडरस्टेड होगी बेटा, जब कॉस्ट अंडरस्टेड होगी इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रॉफिट की फिगर होगी वो ओवरस्टेड हो जाएगी, यानी कि वो रियलिस्टिक पिक्चर दे ही नहीं रही। आपने कॉस्ट को गिरा दिया है जस्ट ये करने के लिए कि मैं प्रॉफिट बढ़ जाए। सही है भाई? तो याद रखिएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल आपका अंडर वैल्यू होगा तो आपकी प्रॉफिट की फिगर ओवर वैल्यू होगी, जो कि आपका प्रॉपर तरीके से आपको बताएगा नहीं कि आपकी बिजनेस की एक प्रॉपर इमेज जो है ना वो जनरेट करके नहीं दे रहा होगा लोगों को। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। आ जाए चौथा पॉइंट क्या है? मोर ओवर करंट एसेट आल्सो बी ओवरस्टेटेड। बेटा करंट आपने इन्वेंट्री को सेलिंग प्राइस पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब आपने सेलिंग प्राइस ऑब्वियस बात है भाई, कॉस्ट प्राइस कम होती है सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है। तो सेलिंग प्राइस में जब मैं लिखा हुआ है तो मेरे करंट एसेट भी इसको मैंने ओवर वैल्यू किया हुआ है। ओवर वैल्यू मतलब ऊपर ऊपर चढ़ा के लिखा हुआ है, बढ़ा के लिखा हुआ है, सिंपल इज दैट। अब ये सारे जब करता हूँ तो बेटा ये सारी हरकतें कर रहा हूँ अपनी मर्जी से, कुछ भी खेल रहा हूँ अपनी मर्जी से, अपने अब्बू की अकाउंटिंग समझी हुई कुछ भी कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा इससे क्या होगा कि आपके बिजनेस जो है वो प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, आपकी ट्रू एंड फेयर व्यू जो आपकी प्रॉपर इमेज है ना वो लोगों तक पहुंचा नहीं पाएगा। आपकी जो फिगर्स है ना बेसिकली वो अनरियलिस्टिक होंगी और कोई भरोसा नहीं करेगा, यानी कि मजा नहीं आ रहा होगा यार, एक किक नहीं मिल रही होगी। समझ आ रही बात? तो ये अनरियलिस्टिक फिगर्स होंगी। तो ये हमारा सवाल यहाँ पर खत्म होता है, जो कि है 2 पार्ट्स में हुआ है। तो ये है सिंगल एंट्री का कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीजें मैंने आपको सिंगल एंट्री के पहले भी तो सवाल अपलोड किए हैं, तो उम्मीद है आप वो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट बिल्कुल वीआईपी हो जाएगा। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।